नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट प्री पेपर 2021 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे अपने एसएसटी के। तो आज हम लेवल सेकंड में एसएसटी के 60 प्रश्न पूछे गए 2021 की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 2022 के जितने भी प्री एग्ज़ाम हुए थे रीट के लेवल 2 के, वो हमने निकाल लिए हैं और सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। इसी प्रकार आप वीडियो मिलता रहेगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो आज के 2021 के बारे में पेपर को अच्छी तरीके से सोल्यूशन करते हैं कि 2021 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और 22 में किस प्रकार के पूछे गए थे। तो लेवल हमें अच्छी तरीके से देखते जाना है और इसी तरीके से पढ़ते जाना है। हो सकता है कि इन 4-5 पेपरों में से ये आपके लगभग 10 से 15 प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए, तो हमें एक बार इनको रिवाइज करना है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये है हमारा 2021 का पेपर, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का। सबसे पहले इन प्रश्न इसमें पूछा गया था अपने सामाजिक शिक्षण विधियों का। सबसे पहले प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्ष। बताइए साथ साथ में जो साथी लाइव देख रहे हैं कमेंट में वो प्रश्न को पढ़िए अच्छे तरीके से और जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। ये क्या होगी? ये जो है सुनिश्चित करती है, शिक्षण में काफ़ी प्रभावित हो सकती है ये। अगला प्रश्न है इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इंश्योरेंस शब्द का जो प्रयोग होता है वो अपने जीवन बीमा के लिए किया जाता है। आपने कहा ना इंश्योरेंस करवा लो हमारे से, वो आते हैं ना। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है? जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप NCERT की बुकें पढ़ें, फालतू बुकें नहीं पढ़े। सारे के सारे प्रश्न वहाँ से आएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। कक्षा 12 की बुक है हिस्ट्री की, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। हिस्ट्री की बुक आई है नई, उसको पढ़ना है अच्छे तरीके से। वहाँ से सारे के सारे प्रश्न देख लेना। 2022 के सारे प्रश्न वहाँ से आए हैं। और ज्योग्राफी की दोनों बुकों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आस पड़ोस से कोई साथियों से ले आना या दुकान से ले आना, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अभी आपके पास 25 दिन और 25 दिन में आप इन हिस्ट्री अच्छे तरीके से, ज़्यादा मैटर नहीं है। अब जो है खास मैटर डाला गया है, जैसे कुछ टॉपिक मुगल है वो हटा दिए गए हैं, लेकिन जो टॉपिक है इनमें वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं। तो ये जो प्रश्न आए हैं सारे के सारे NCERT बुकों में दिए हुए हैं। तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है? ये करेगा अपने जिला फोरम करेगा। कौन करेगा? जिला फोरम। फिर अगला प्रश्न हमारा, हमारे देश का केंद्रक बैंक कौन सा है? तो RBI हो जाएगा। सेंटर का बैंक RBI है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय अपने है जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अगला राजस्थान का प्रश्न है कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है? तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए भी। आदिम जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, वो हो जाएगी अपनी सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी इनमें? तो मीठे पानी की झील है जैसमंद झील, सबसे बड़ी जैसमंद झील याद रखना है आपको। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछे, जैसमंद झील हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? उस टाइम की बात है 2021 की, तो उस टाइम की बात करें सरसों है और आज भी राजस्थान में प्रथम स्थान है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो मेरा उत्तर होगा ग्लोब। अच्छी तरीके से ये रिपीट हो सकता है प्रश्न कि पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है? तो ग्लोब ही सर्वश्रेष्ठ साधन होगा इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया कि डूंगरजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध इन्होंने जो है विरुद्ध संघर्ष किया। और आपसे पूछे कि डूंगरजी जवाहर जी कहाँ के थे? तो ये शेखावटी क्षेत्र यानी सीकर के आसपास के क्षेत्र के थे डूंगरजी और जवाहर जी। दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला बड़ा गजब का प्रश्न है, कक्षा 9 में दिया हुआ है, ठीक है, कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का जो है पद्य नाम धारण किया था? तो अमरदास बैरागी थे जोरावर सिंह भारट। ये जोरावर सिंह भारट कौन थे?
ये थे केसरी सिंह भाट के भाई, और हम बात करें प्रताप सिंह भाट के चाचा थे। याद रखना है, केसरी सिंह भाट के पिता का नाम था कृष्ण सिंह भारट, और फिर केसरी सिंह भारट, उसके बाद में प्रताप सिंह भारट और जोरावर सिंह भारट इनके भाई थे। याद रखना है प्रताप सिंह भारट और केसरी सिंह भारट को। ठीक है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो तिहाड़ जेल के अंदर गोपाल सिंह खरबा को रखा गया। अब साथ साथ में बताइए कि अर्जुनलाल सेठी, ये प्रताप सिंह भारट को, केसरी सिंह भारट, अर्जुनलाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया था? यहाँ से प्रश्न बनेगा। निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? देखिए, इसमें पुरोहित गोपीनाथ था, राणा पुंजा भी था, और इसमें जयमल मेहता भी था, और कृष्णदास चूड़ावत था। हकीम खां और चारण जैसा ये दोनों शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। डी नंबर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है ये। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो रामगोपाल पोद्दार की छतरी, शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पोद्दार की छतरी मानी जाती है। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? तो करके सीखने पर दिया जाएगा क्रिया का सिद्धांत। करके सीखने पर बल दिया जाता है वो है क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने की प्रवाह दिशा क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर। बात कर रहे हैं व्यापारिक पवने, जिन्हें स्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों से संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी तो ये कहलाती है अपसौर। क्या कहलाती है? अपसौर दूरी। ठीक है, नजदीक होगा उपसौर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह कौन सा है? तो चूहे की हम बात करेंगे, ये आता है अपने प्राथमिक में भी आता है वैसे, और द्वितीयक में भी आता है, तो दोनों इसके आंसर मान सकते हैं हम। ठीक है, चूहा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसने पूछा है सही कथन कौन सा हो जाएगा इसमें। फिर है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। बिल्कुल सही है। क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होती है। तो सी नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने राज्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने, बात करें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा, इसका आंसर होगा 1/6। कितना होगा? 1/6। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। ये थे स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो ये होता है अपने द्वितीयक मतदान अधिकारी। ये है जो मतदान रजिस्टर का प्रभारी होता है। अगला प्रश्न पूछा कि किस शासक प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो संसदीय सरकार होती है भी। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना। ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है परिभाषित करना। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया गया है वो कौन सी हो जाएगी? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, कृषि और सिंचाई। हो सकता है आगे रिपीट हो जाए दोबारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, तो ये है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो ये होती है अपने अनुच्छेद 53 के अंदर। ठीक है। राजस्थान अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसकी गठन का प्रावधान है वो है पंचायत समिति ही हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा अपने ग्राम सभा। बिल्कुल गलत है ये, इसमें होगा ग्राम सभा। ठीक है, तो अधिनियम था 1994 का और अध्याय 2 में ग्राम सभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया?
इसको परख दिया गया था। क्या नाम दिया गया था इसमें? ये नाम गया था अपने परख। क्या नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा परख। तो NAP 2020 अब की बार टॉपिक में जोड़ी गई है, चौथे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैंने वीडियो दे दिया है, वो 50% आप पढ़ लो, वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो NAP 2020 का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? कल्प जो कार्यक्रम चलाया गया था वो 2004-05 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को डेट याद रखनी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा स्पेशल प्रस्तावना, और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पक्के आएंगे। बाकी मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ तो साथ साथ में बता रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी मैं देखता हूँ कि इसकी क्लास दे देता हूँ आपको जो प्रश्न आने वाले हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षक अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो ये याद रखना भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसको स्वतंत्रता के अधिकार में डाला गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार में डाला गया है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, क्योंकि आप हमारा टॉपिक है, इसके अंदर टॉपिक है कि बालक से संबंधित वह अधिनियम, तो एक प्रश्न पक्का आएगा, चाहे आप पोक्सो एक्ट पूछ ले, यही सेम देख लेना, रिपीट होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन चेंज होंगे, उसमें प्रश्न को थोड़ा घुमाकर वही प्रश्न लाएगा वो, ठीक है। तो इसका 2012 इसका आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी है राजस्थान के अंदर। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे स्थित है? अपने सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें मध्य प्रदेश होगा भी। हाँ, दुर्गादास कहाँ के थे? मध्य प्रदेश, तो इनकी छतरी बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है कि चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो मेवाड़ शैली में। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? श्रीमती किशोरी देवी थी अपने सीकर किसान आंदोलन से। कक्षा 9 पढ़ोगे तो वहाँ पे स्पेशल आपको महिलाओं के बारे में दिया होगा, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, वहाँ से एक प्रश्न आएगा। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण करती है? बजट्टी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइए भी? बजट्टी आभूषण पहना जाता है गले के अंदर, ठीक है। देखिए हम क्या बताते हैं, गाइड लेके आते हैं और फिर गाइड को पढ़ते हैं, तो गाइड में कुछ नहीं दिया होगा। आप कक्षा 10 की पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ें, कक्षा 9 की पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ें। पूरा राजस्थान जी के यहाँ से आता है, बार बार यही प्रश्न उठा उठा के दिए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं। हम लाते हैं गाइड, नई गाइड लेके आते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, उसमें अगर नहीं मिला फिर नई गाइड लेके आ जाते हैं। लेकिन जो ये डाटा है ना आपको, ये आपको उस पुस्तकों में मिलेगा, और अच्छे तरीके से वही पढ़ो। NCERT की बुक पढ़ो और ये पढ़ो, ऑथेंटिक डाटा है, ना कोई गलत होगा ना कोई बात, और जो नॉलेज है ना, व्यवहारिक नॉलेज यहीं से प्राप्त होगा आपको जितना भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक किस शिक्षा सिद्धांत के लिए? ये सीखने का सिद्धांत देते हैं। क्या है? सीखने का सिद्धांत। कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? लोहा इस्पात खाना जो कारखाना है वो भारत में सर्वाधिक पुराना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें सबसे पुराना? टिस्को है, इसको है, या VISL है, या सेल है? इसमें से बताइए। तो इसका आंसर मान सकते हैं टिस्को। क्या मान सकते हैं? टिस्को सबसे पुराना, लगभग इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताइए। ये कक्षा 9 की आप NCERT पढ़ोगे, तो उसमें जो हमारी बुक है भारत की स्थिति विस्तार पर्यावरण इस प्रकार, तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न आता है। पीछे भी प्रश्न आया था कि जो नई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, या पुरानी मिट्टी को भाकर लेते हैं उसे क्या लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बाबर बनेगा, फिर उसके बाद तराई का निर्माण होगा, फिर खादर, और फिर डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का निर्माण होगा जब ये समुद्र के पास आसपास मिलते हैं, तो इस प्रकार ये इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है। खादर होती है नवीन मिट्टी, ठीक है। तराई से जब निकलेगी और तराई से बाहर निकलेगी तो नवीन मिट्टी का निर्माण करेगी। कंकर पत्थर के आसपास का क्षेत्र वो तराई होता है, नीचे पानी निकलता है, और भाबर होगा, ठीक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है?
भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो कौन होगा भाई? राजस्थान होगा। पहली वरीयता जो हमारा राज्य है उसको देनी है। जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जस्कर नदी, इसका जो उपयोग किया जाता है वो लद्दाख क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चोरा चोरी की घटना कब हुई? चोरा चोरी की घटना कब हुई? बड़ा गजब का प्रश्न है। देखो, चोरा चोरी की घटना हुई फरवरी 1922 के अंदर। अगला प्रश्न है कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? जयसिंह ने। ठीक है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। ये कथन है अपने स्वामी विवेकानंद जी का। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का ये कहते हैं चोखा मेला को। किसको? चोखा मेला को। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो राजसिंह ने। किसने? राजसिंह, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो कौन सा होता है? अलगोजा होता है। कौन सा? अलगोजा होता है। अगला प्रश्न है कि महाजनपद देवर नगर, याद कर लेना, महाजनपद 16 महाजनपद थे। यहाँ से एक दो प्रश्न पक्के आएंगे, टॉपिक भी है। गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोतवती, और इसमें बताना है कि एक युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कंबोज और राजपुर, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा जनपद से। बंडदेवरा मंदिर कहाँ पे है? 12 जिले के अंदर है। कहाँ पे? बंडदेवरा मंदिर है 12 के अंदर। आपसे पूछे बांडा शाह जैन मंदिर, एक पूछे बांडा शाह जैन मंदिर है वो बीकानेर के अंदर है। बांडा शाह जैन मंदिर पूछे तो बीकानेर में है, और भंड देवरा मंदिर है 12 के अंदर। दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, और यह सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, और उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें जो आंसर गलत होगा वो इसमें देखिए दो गलत होंगे। बौद्ध धर्म को नहीं, इसने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उत्तराधिकारी ये कहाँ का होगा? अशोक का, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा इसका। ठीक है, चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे, बिल्कुल सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में, तो दोनों इसमें जो थे इसका आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, 1 व 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, इनका जो है प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि दोनों में मिलता है। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, चहुंदड़ो पाकिस्तान में, और कोटदीजी भी। तो आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, और प्रभास पाटन ये भारत में है, और ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चहुंदड़ो, कोटदीजी ये कहाँ पे है? अपने पाकिस्तान में है। 1 2 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, रुकिए 1 मिनट, इसमें होगा एक तो मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, और कौन सा होगा? हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी पर। तो इसका आंसर देखिए, इसमें एक तो अपने मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, और चहुंदड़ो हो जाएगा, और कोटदीजी हो जाएगा। तो हाँ सही है वैसे तो, लेकिन उत्तर आप अपने जो होगा 1 2 5 6 होगा। हमने सही कहा था वैसे। और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? ये थे जालोर के। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान है जालोर जिला है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, न कि व्यापारी वर्ग को कहा जाता था पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। अब इसका आंसर 1 व 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1 व 2 बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। संत दरियावजी द्वारा रामसनई संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? रेण के अंदर। कहाँ पे? रेण। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, गलत है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये गलत है। तो इसमें देखिए, इसमें आंसर होगा केवल 2 ही सही है। 2 ही सही है। उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, और ये गलत होगा। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। अगला, तो ये हमारे हो गए कंप्लीट,
और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हम देखते हैं, टाइम मिला तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से ये देखो इस प्रकार के जो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो टाइम मिला तो हम ज़रूर करेंगे इसको। लेकिन एक बार हम एसएसटी की कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं साइकोलॉजी भी कि हम कंप्लीट कर ले अगर टाइम बचता है हमारे पास। और क्योंकि है इसके अंदर टाइम कम लगता है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा मेरी तरफ से। अगर आप रीट प्री की अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं ना, तो मनोविज्ञान पढ़ो अच्छे तरीके से, उसके बाद में हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ो अच्छे तरीके से, सामाजिक शिक्षण विधियाँ पढ़ो अच्छे तरीके से, और उसके बाद में जो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या हिंदी है, या फिर आप मान लो कि पंजाबी ले रखी है, उर्दू है, कोई भी है, तो उसकी शिक्षण विधियाँ अच्छे तरीके से पढ़ो, व्याकरण पढ़ो। देखिए जीके एक प्रकार का जुआ है, अगर आपका लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो हो गया। मनोविज्ञान के अंदर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने व्यक्तित्व पढ़ा है तो प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जीके का कोई मोल नहीं है, कहीं से भी किसी प्रकार से कहीं से भी डाल दिया जाता है। तो इन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके 30 में से 25% साइकोलॉजी के अच्छे तरीके से सही हो जाए। देखिए L2 के अंदर बहुत ज़्यादा फार्म है, फार्म के कारण टफ बनाया जाता है पेपर। ठीक है, तो एक 150 में से इसे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हम 85 नंबर बना लेंगे, नहीं बनते हैं। तो 30 में से ये कवर करना है, शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी के अच्छी तरीके से व्याकरण और शिक्षण विधियाँ कवर करनी है। लगभग 10 से 12 प्रश्न आएंगे यहाँ से शिक्षण विधियों के। और सामाजिक की शिक्षण विधियाँ पढ़ लो, 10 से 12 प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे आपके। जीके देखो, अगर 60 में से आपके 10% सही शिक्षण विधियों के सही हो जाते हैं और लगभग 40 से 35% जीके के सही हो जाते हैं, तो अच्छे नंबर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा सुझाव है, आप तैयारी करें, थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ दीजिए। ठीक है, जिन टॉपिकों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ दीजिए। ठीक है, तो शिक्षा नीति 2020 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी मैंने वीडियो दे रखा है, उस वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, इसी रीट वाली प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।